हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बाकू किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स सेलिब्रेटेड? विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 9। आपको जानना चाहिए, हर साल 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे का मकसद है जो भी वर्ल्ड की इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। आपको जानना चाहिए, साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस भी मनाया था। तो पूरा 2019 का जो साल था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस को डेडिकेटेड था। तो इंडिजिनस लैंग्वेज हो गया, इंडिजिनस पीपल हो गया, सब एक ही बात है। बाकी आपको जानना चाहिए, इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स का थीम रहेगा इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। With which bank has Star Health and Allied Insurance entered into a strategic corporate alliance? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ रणनीतिक कॉर्पोरेट गठबंधन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आपको जानना चाहिए, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस यानी कि स्टार हेल्थ ने एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट अलायंस या आप कह सकते हैं बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ। आप सभी जानते हैं बैंक अश्योरेंस में क्या होता है। जो बैंक है वो इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उन्हें अपने ग्राहकों को ऑफर करता है। तो इस पैक्ट के तहत भी जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, स्टार हेल्थ के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो अपने ब्रांचेस पर अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करेगा, ऑफर करेगा। आपको जानना चाहिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये एक लंदन बेस्ड मल्टीनेशनल बैंक है। अच्छा, इसका ये नाम कहाँ से आया स्टैंडर्ड चार्टर्ड? तो देखिए, दो बैंकों के मर्ज से बना था 1969 में। एक का नाम था द चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। दूसरा स्टैंडर्ड बैंक ऑफ ब्रिटिश साउथ अमेरिका। तो इसी से इसका नाम बना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बिल विंटर्स इसके करंट ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। विच बैंक हैज़ कोलेबरेटेड विद उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर पेमेंट सोल्यूशन फॉर टूरिज्म डिपार्टमेंट? पर्यटन विभाग के भुगतान समाधान के लिए किस बैंक ने उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी, बंधन बैंक। आपको जानना चाहिए, बंधन बैंक ने अनाउंस किया है कि उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की है, ताकि उड़ीसा का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसको पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। तो इस पार्टनरशिप का मकसद रहेगा, जो भी स्टेट का टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पर डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस की शुरुआत की जाए। इसी के साथ जो बंधन बैंक है, जो भी उड़ीसा में जाने माने डेस्टिनेशंस हैं, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन्स उपलब्ध कराई जाएगी और कार्ड पेमेंट्स की सुविधा भी इनको दी जाएगी।
बंधन बैंक की बात करें, सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। विच कंपनी रिसेंटली अपॉइंटेड वैभव तनेजा एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाल ही में वैभव तनेजा को किस कंपनी ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, टेस्ला। आपको जाना चाहिए अमेरिकन ऑटोमोबाइल मेजर टेस्ला, इन्होंने इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नियुक्त किया है और ये टेस्ला में फ़िलहाल चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का कार्य ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास रहेगी। ये जयश्री किरकॉन को रिप्लेस कर रही हैं। बाकी टेस्ला के बारे में आप जानते हैं, CEO एलन मस्क है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टेशनरी, बैटरी, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, सोलर पैनल्स, सोलर रूफ टाइल्स या इससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं इनको डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। व्हाट डज ई केयर स्टैंड फॉर? ई केयर का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। तो ये पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा है, कारण जान देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई केयर यानी कि ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो भी इंडियंस जिनकी डेथ विदेश में हो जाती है तो उनको भारत आसानी से, ईजिली, स्विफ्टली उनको ट्रांसफ़र किया जा सके बिना किसी दिक्कत परेशानी के। कोई क्लियरेंस है तो वो जल्दी से मिल सके। तो ये पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि जो डिजीज्ड ह्यूमन रिमेन्स हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर से आसानी से भारत में आ सकें विदाउट एनी डिले। तो इस पोर्टल के तहत जो ईमेल है, SMS है, व्हाट्सएप है, इसके जरिए जानकारी मिल जाएगी व्यक्ति के बारे में सेंट्रल इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन नोडल ऑफिसर, कंसाइगनीज एंड एयरलाइंस को। डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर जो है वो स्क्रूटनाइज करेगा उस जो डिजीज़ पर्सन है उसकी डिटेल्स को और 48 घंटे के अंदर ही अप्रूवल मिल जाएगा। इसमें स्टेटस भी देखा जा सकता है उस व्यक्ति का। विच IIT इन कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल इंडिया RISC 5th सिंपोजियम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किस IIT ने डिजिटल इंडिया RISC 5th संगोष्ठी का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। आपको जाना चाहिए डिजिटल इंडिया RISC 5th सिंपोजियम जो कि एक दिन का एक शोकेसिंग इवेंट रहा। इसमें जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर है वो बताया गया है थ्रू द RISC 5th पाथवे। इसके बारे में जानेंगे भी क्या है ये। इस सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया गया IIT मद्रास रिसर्च पार्क द्वारा चेन्नई में। मतलब IIT मद्रास रिसर्च पार्क वेन्यू रहा चेन्नई में जहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सिंपोजियम ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT मद्रास एंड IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के द्वारा। RISC का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और V जो लिखा है इसका मतलब है 5th जनरेशन। आपको बता दें जो RISC-V प्रोजेक्ट है 2010 में शुरू हुआ। RISC-V की फाउंडेशन जो है 2015 में रखी गई थी, है ना। मतलब प्रोजेक्ट तो पहले शुरू हो गया लेकिन जो उसकी फाउंडेशन है वो 2015 में रखी गई थी। DIRV यानी कि डिजिटल इंडिया RISC-V ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसे 2022 में लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि भारत में जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा सके। विच कंपनी रिजाइंड एज द ऑडिटर ऑफ द पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड? किस कंपनी ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया? सही आंसर ऑप्शन ए है, PwC। आपको जाना चाहिए प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्होंने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड PPSL के ऑडिटर के रूप में अपना रिजाइन दे दिया गया है। इसी के साथ ही तुरंत ही पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने SR बाटलीबॉय एंड एसोसिएट्स को अपना ऑडिटर चुना है। आपको बता दें जो ये पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स नोएडा में है और नकुल जैन इसके CEO हैं। विच पेयर वॉन गोल्ड मेडल इन SL3 SL4 कैटेगरी इन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 SL4 श्रेणी में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस डबल्स पेयर प्रमोद भगत और सुकांत कदम इन्होंने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 जो कि शेफील्ड इंग्लैंड में खेला गया
यहाँ SL3 SL4 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने अपने ही देश के दीप रंजन बिशोई और मनोज सरकार को हराया है। आपको जाना चाहिए भगत ने साथ ही सिल्वर मेडल भी जीता सिंगल्स SL3 कैटेगरी में, और सिल्वर जीता इन्होंने मिक्स डबल्स में मनीषा रामदास के साथ मिलकर। कदम की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है सिंगल्स SL4 कैटेगरी में। Meta announced it would block news content on its Facebook and Instagram platforms in which country following the enactment of the country's law? मेटा ने घोषणा की है कि वह किस देश में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर समाचार सामग्री को ब्लॉक कर देगा। सही आंसर ऑप्शन बी, कनाडा। आपको जानना चाहिए मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो भी न्यूज़ आती है उसमें न्यूज़ देखती हैं उनको जो है उनका एक्सेस बंद कर दिया है कनाडा यूज़र्स के लिए, क्योंकि कनाडा में एक लॉ पास हुआ था जहाँ पर ये बताया गया कि जो ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनको कुछ फ़ीस देनी होगी यदि अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ दिखाना चाहते हैं। हम देखते हैं ना फेसबुक पर भी हम न्यूज़ देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पर भी न्यूज़ देख लेते हैं, तो अगर ये दिखानी है तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, ठीक है, तो उनको तो कोई देख नहीं रहा है, उनका रोज़गार बंद हो रहा है, तो उसी को देखते हुए कहा था कि आप या तो बंद कीजिए या फिर आप पैसा दीजिए। तो कनाडा सरकार ने सोचा था कि ये लोग पैसे देंगे, पर इन लोगों ने जो है रिस्पॉन्स ऐसा दिया है कि इन्होंने एक्सेस ही बंद कर दिया है न्यूज़ का। द जस्टिस जी रोहिणी कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द कमीशंस रिपोर्ट? जस्टिस जी रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत की राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग की यह रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी ग्रुप्स। आपको जाना चाहिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप्स यानी कि ओबीसी ग्रुप्स के सब कैटेगराइजेशन से संबंधित एक लंबे समय से लंबित रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप दी है। आपको बता दें ये कमीशन 4 मेंबर कमीशन रही, इसका नेतृत्व जस्टिस जी रोहिणी द्वारा किया गया। इस कमीशन को 2 अक्टूबर 2017 में अपॉइंट किया गया था, और अब तक इस कमीशन का जो कार्यकाल है इसको 13 बार बढ़ाया जा चुका है। ये कमीशन इसलिए सेटअप की गई थी, इसमें एग्जामिन करना था कि जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है इसके तहत जो 2600 कास्ट ग्रुप्स आते हैं उनका जो सब कैटेगराइजेशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। आपको बता दें इस कमीशन को ये टास्क दिया गया कि आप ये समझिए कि जो 27% रिजर्वेशन है जॉब्स एंड एजुकेशंस में ओबीसीज के लिए, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस कास्ट ग्रुप को मिल रहा है, किस ग्रुप को मिल रहा है ओबीसी के तहत, ये इनको बताना था, क्योंकि इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है जो बेनिफिट है ओबीसीज को। तो कमीशन ने ये कंक्लूजन किया है कि स्मॉल नंबर ऑफ कास्ट ग्रुप्स, एक ऐसा छोटा सा कास्ट ग्रुप है अमंग ऑल ओबीसी ग्रुप्स जो कि इस रिजर्वेशन को डोमिनेट कर रहा है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी को ही मिल रहा है। From which date will a valid license be required for imports of laptops, tablets and personal computers? लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए किस तारीख से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2023। आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 1 नवंबर 2023 से यदि कोई कंपनी लैपटॉप्स, टैबलेट्स या पर्सनल कंप्यूटर्स इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए वैलिड लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आपको बता दें इंपोर्ट पर बैन नहीं लगा है, बल्कि ये कहा गया है कि बिना लाइसेंस के आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जहाँ पर कंपनीज एंड ट्रेडर्स लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की एक और न्यूज़ देखेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR इनकी रिकमेंडेशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑप्टिकल फाइबर जो चाइना, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया जाता है इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, ताकि जो डोमेस्टिक ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका भी काम ठीक ठाक चल सके। अब आपको बता दें जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये 5 साल के लिए लगेगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी है आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ यदि आप नहीं जानते। मान लीजिए भारत में कोई एक मोबाइल 5 रुपये का है, भारत में 10 रुपये का है एक मोबाइल, और जो चाइना से मोबाइल आ रहा है उन्होंने अपने रेट इतने गिराए हुए हैं कि वो 5 रुपये का भारत में आकर मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भारत का मोबाइल है उसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि कंपटीशन उसे मिल ही नहीं रहा है ना। जो भारत का मोबाइल है उसके लिए वो तो महंगा हो गया, जो चाइना से मोबाइल आ रहा है वो तो बहुत सस्ता है, उसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है।
तो ऐसे में क्या करता है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मान लो इसी तरह से चाइना से लैपटॉप भी सस्ते आ रहे हैं, भारत में जो बन रहे हैं वो महंगे हैं, है ना, तो भारत का तो चल ही नहीं पाएगा मैन्युफैक्चरिंग। तो सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, क्योंकि डंपिंग बोलते हैं रेट गिराना। ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं रेट गिरा देती हैं अपने जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ताकि दूसरे देशों में जाकर अच्छा मार्केट उन्हें मिल सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इन पे एंटी डंपिंग लगा दी है, यानी कि कुछ प्रतिशत तक का टैक्स इन पे टैरिफ लगा दिया जाता है। अब मान लीजिए चाइना पर 5 रुपये का मोबाइल आ रहा है, भारत में जो बना रहे हैं भारत के मैन्युफैक्चरर वो 10 रुपये का बेच रहे हैं, तो सरकार ऐसे टैक्स लगाएगी कि जो चाइना से आ रहा है वो 5 के बदले अब 10 रुपये का हो जाएगा, है ना, और टैक्स लगा देगी तो 10 रुपये की उसकी कीमत हो जाएगी टैक्स लग के। तो अब यहाँ पर कंपटीशन मिलेगा, अब जिसके फंक्शन अच्छे होंगे उससे लोग खरीदेंगे, तो उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ऑप्टिकल फाइबर जो चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया से आ रहा है ये काफ़ी सस्ता है, और जो भारत में बन रहा है डोमेस्टिक ऑप्टिकल फाइबर ये थोड़ा महंगा है उस कंपैरिजन में। तो इसीलिए अब रेट जो है बराबर लाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 450 मिलियन रुपीस टू विच कंट्री टू फंड इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के वित्त पोषण के लिए 450 मिलियन रुपए सौंपे हैं? सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका है। आपको जानना चाहिए भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन रुपीस हैंड ओवर किए हैं, ताकि जो श्रीलंका का डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। इसमें भारत की तरफ से असिस्टेंस दी जा रही है श्रीलंका को, कि वो अपना ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट कर सके। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट का मकसद है जो भी जनता है उसका बायोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंक्लूडिंग फेशियल, आइरिस एंड फिंगरप्रिंट डाटा, जैसा भारत में आधार कार्ड है, और इसी के जरिए जो है एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड लोगों को प्रोवाइड कराना, वो जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मैच खाता हो। Which state backed the Best Performing State Awards 2023 in Cadaver Organ Donation? किस राज्य ने स्व अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है तमिलनाडु। आपको जानना चाहिए तमिलनाडु ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड्स 2023 जीता है किस कैटेगरी में? कैडेवर ऑर्गन डोनेशन। कैडेवर का मतलब होता है शव या मृत शरीर, जो मृत शरीर है उसके ऑर्गन डोनेशन के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु लीड्स ऑल इंडियन स्टेट्स इन ऑर्गन डोनेशन विद 1705 पीपल डोनेटिंग देयर ऑर्गन्स एंड सेविंग 6247 ह्यूमन लाइव्स। तमिलनाडु से ही संबंधित एक और करंट अफेयर देख लीजिए, मैंने यहीं पर लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने तमिलनाडु के तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में आदिचनाल्लूर इस स्थान पर एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की आधारशिला रखी है। आपको बता दें ये जो आदि चुनलूर है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि तमिराबरानी रिवर के तट पर स्थित है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ स्टार्टेड ट्रांसफरिंग IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी टू विच कंपनी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने IMS-1 सैटेलाइट बस तकनीक किस कंपनी को हस्तांतरित करना शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, ये रिपीट हो गया यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, और सही आंसर ऑप्शन डी है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी है इसको IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है, और ये ट्रांसफ़र फैसिलिटेट किया जा रहा है इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। This technology signals the beginning of increased private participation in the Indian space industry. The IMS-1 satellite bus was developed by the UR Rao Satellite Center, Bengaluru. तो इस सेंटर द्वारा बनाया गया है ये IMS-1 सैटेलाइट बस, बेंगलुरु में ये UR Rao Satellite Center, and is a small satellite platform designed to enable low-cost access to space. Which branch of the Indian Armed Forces inducted the Swati Mountains radar into service? भारतीय सशस्त्र बल की किस शाखा ने स्वाति माउंटेन्स रडार को सेवा में शामिल किया है? सही आंसर ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने हाल ही में वेपन लोकेटिंग रडार जिसका नाम स्वाति माउंटेन्स है इसको जो है इंडक्ट किया है, सेवा में लिया है। स्वाति माउंटेन्स वेपन लोकेटिंग रडार ये एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड फेस्ड एरे रडार है, और इसका जो
ऑपरेशन ये माउंटेनियस और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में किया जाता है। इसको बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL द्वारा डेवलप किया गया है। जो ये वेपन लोकेटिंग रडार है, ये क्रिटिकल एसेट है मॉडर्न मिलिट्रीज के लिए। और जो दुश्मन हैं उनके जो भी आर्टिलरी है, मोर्टार्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको ऑटोनोमसली डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। Where was the conference on aspiring for supermind in the city of evolving consciousness inaugurated by the President of India द्रौपदी मुर्मू? किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑरोविल। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऑरोविल में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसका टाइटल रहा एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कंसाइसनेस। साथ ही इन्होंने ऑरोविल स्थित मातृ मंदिर को भी विजिट किया है। ये स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, मातृ मंदिर कहाँ पर है ऑरोविल में। एक और बताऊंगा मैं आपको, सिटी ऑफ टाउन भी इसको बोलते हैं, सिटी ऑफ टाउन ऑरोविल को। अब ऑरोविल क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन तो समझ लीजिए ऑरोविल क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। भारत में एक यूनिवर्सल टाउनशिप है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन यूनिटी को जो है प्रमोट करती है। तो ये कहाँ पर है, तो आंसर होता है ऑरोविल। IB का एग्ज़ाम हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन ऑरोविल से संबंधित। तो ऑरोविल जान लीजिए एक यूनिवर्सल टाउनशिप है, 50,000 पीपल तक की पॉपुलेशन है इसमें अराउंड द वर्ल्ड। पूरे जगत से यहाँ पर लोग रहने का ये कंसेप्ट है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा सा पार्ट पौंडीचेरी में भी है इसका, मतलब तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, ज़्यादातर तमिलनाडु में इसका पार्ट। सिटी है एक पूरी टाउनशिप। इसकी स्थापना 1968 में मीरा अल्फासा के द्वारा की गई थी और इस टाउनशिप को डिज़ाइन किया है आर्किटेक्ट रोजर एंजर के द्वारा। तो देखिए, ऑरोविलियंस यानी कि जो रहते हैं ऑरोविल टाउनशिप में, ये कहाँ से हैं, ये लगभग 59 नेशंस से लोग हैं, सभी एज ग्रुप के हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के, कि सभी सोशल क्लासेस से, सभी बैकग्राउंड से, सभी कल्चर्स से, जो कि ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ होल। ठीक है, हम सब एक हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और बाहर से लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग क्लासेस से, बैकग्राउंड से, कल्चर्स से। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VFX, विजुअल इफेक्ट्स? Which state officially declared as lumpy skin disease positive? Nagaland. Andy Flood took over as head coach of which IPL team for 3 years? Royal Challengers Bangalore. Which country's Alex Hales announced retirement from international cricket? England. India's tiger population is estimated to be 3,925 with an annual growth rate of 6.1% per annum. आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। द 2024 ICC Men's T20 World Cup to be hosted by? Where does India rank among space-faring countries in the world? Who has been appointed as the new Prime Minister of Cambodia? 43-day-long annual Machel Mata Yatra commenced in which district of Jammu and Kashmir? Thus far, only 3 countries have successfully soft-landed on the moon. If the US and Russia are two, which is the other? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।